हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक अपन क्या पढ़ चुके हैं? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में, पैरिटी ऑपरेटर और सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपके मेन है अब 2-3 टॉपिक ही है। यूनिट 4 में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, एक्चुअली कह सकते हैं यूनिट 4 बहुत छोटी है, लेकिन हाँ मैथमेटिकल पार्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी जो टॉपिक आने वाला है वो थोड़ा मैथमेटिकल की दृष्टि से थोड़ा सा आपका एडवांस पार्ट होने वाला है, जिसमें अपन एक इक्वेशन यूज करेंगे, एडवांस या एसोसिएट लेजेंडरी इक्वेशन। पढ़ी होगी आपने सेकंड ईयर में, ठीक है। और एक पढ़ेंगे अपन डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर क्या है? लाप्लासियन ऑपरेटर। उसका मान किसके रूप में? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में। तो आपका जो आज का टॉपिक है, वैसे तो मैं लिख देता हूं इसको, श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। गोलीय सममित विभव में श्रोडिंगर समीकरण। क्या है टॉपिक? गोलीय सममित विभव में श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि एक आपका, अच्छा अगर गोलीय सममित विभव, तो अपन इसमें जो निर्देशांक यूज लेने वाले हैं वो कौन से निर्देशांक यूज लेने वाले हैं? गोलीय निर्देश तंत्र के। कौन से? गोलीय निर्देश तंत्र के। और आपको याद हो तो गोलीय निर्देश तंत्र में कौन से निर्देशांक होते हैं? आर, थीटा और फाई। ठीक है, तो आर, थीटा, फाई इसके रूप में अपन देखेंगे। तो अगर आपका सममित विभव है, ये क्या है? सिमेट्रिक पोटेंशियल, यानी कि सममित विभव। और सममित विभव का जो पहचान है अपन कैसे करते हैं? अगर मैं कैसे करते हैं? वी आर वेक्टर इक्वल टू माइनस वी ऑफ माइनस आर वेक्टर इक्वल टू वी आर वेक्टर। अगर ये 3 डायमेंशन में है और आर के रूप में भी है, तो इस प्रकार की जो समीकरण होगी वो क्या होगी आपकी, या ये ऐसा विभव क्या होगा? सममित विभव। यहाँ पे अपन श्रोडिंगर समीकरण लिखता हूँ मैं जनरली वाली। अगर मैं लिखता हूँ कार्टेशियन में, तो कार्टेशियन में क्या होता है? साई आपका साई एक्स वाई जेड होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? डेल स्क्वायर एक्स वाई जेड प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर ई माइनस वी एक्स या वी एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड तीनों में हो सकता है, और यहाँ पे साई एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। यह आपकी श्रोडिंगर समीकरण है। यहाँ डेल स्क्वायर क्या है आपका? डेल 2 ओवर डेल x2 प्लस डेल 2 ओवर डेल y2 प्लस डेल 2 ओवर डेल z2। क्लियर? तो ये किस में है? कार्टेशियन में। इसको मैं किस में लिखना चाहता हूँ? मैं इस समीकरण को लिखना चाहता हूँ स्फेरिकल में। ठीक है, तो स्फेरिकल में क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर का मान मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो श्रोडिंगर समीकरण है उसको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा? साई जो है वो क्या आ जाएगा? साई आर थीटा और फाई, आर थीटा फाई के रूप में। तो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? डेल स्क्वायर साई आर थीटा फाई प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर ई माइनस वी आर थीटा फाई, और यहाँ पे साई आर थीटा फाई इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये जो समीकरण है, डेल स्क्वायर को मैंने अभी डिफाइन नहीं किया है, तो जब तक ये जो डेल स्क्वायर है, ये वाली जो समीकरण है, ये क्या होगी आपकी? गोलीय सममित विभव में। सममित विभव का क्या मतलब है कि यदि यहाँ पे r का मान माइनस भी होता है फिर भी क्या होगा? ये सिमेट्रिक रहेगा। तो इस प्रकार की जो समीकरण है वो गोलीय सममित विभव में क्या है? आपकी श्रोडिंगर समीकरण। तो यहाँ से आगे जो टॉपिक है वो अब आपका मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा,
जो शायद यूनिट 4 में 5 में भी काम आएगा। आपका टॉपिक है एकल इलेक्ट्रॉनी परमाणु, एकल इलेक्ट्रॉनी परमाणु के लिए गोलीय निर्देशांकों में श्रोडिंगर समीकरण। तो आपके पास एकल इलेक्ट्रॉनी परमाणु है, इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन है। एकल इलेक्ट्रॉनी परमाणु एक्चुअली आप केमिस्ट्री में भी काफ़ी अच्छे से जानते हो कि अपने को यदि हाइड्रोजन के बारे में पता है, सबसे इजी जो कैलकुलेशन होती है किसी आप जैसे आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता वगैरह वगैरह के, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वगैरह के बारे में देखते हो, आयनाइजेशन एनर्जी किसका कब घट रहा है बढ़ रहा है, तो हाइड्रोजन के बारे में अगर ये आपको पता है तो उसके रिस्पेक्ट में आप अगले वाले के बारे में बता सकते हो। तो सबसे जो इजी टास्क है वो क्या है? हाइड्रोजन को बताना। तो यहाँ पे एकल इलेक्ट्रॉनी परमाणु के लिए यदि मैंने श्रोडिंगर समीकरण कैलकुलेट कर ली, परमाणु के लिए, कण के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, परमाणु के लिए कर रहा हूँ, तो परमाणु के लिए करूँगा तो क्या आएगा? एकल इलेक्ट्रॉनी परमाणु के लिए जो श्रोडिंगर समीकरण है वहाँ एकल इलेक्ट्रॉनी परमाणु क्या होगा आपका? हाइड्रोजन परमाणु। और इसके रूप में अलग से चर्चा भी करेंगे, अभी तो केवल मैं श्रोडिंगर समीकरण इसके लिए डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका साई आएगा और साई का भी जो श्रोडिंगर समीकरण आएगी उसका क्या करेंगे? अपन सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है ये। तो ये अपने को पता है गोलीय निर्देश तंत्र में श्रोडिंगर समीकरण ये होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये श्रोडिंगर समीकरण लिख देते हैं अपन गोलीय निर्देश तंत्र में, डेल स्क्वायर साई आर थीटा फाई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी आर साई आर थीटा फाई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। अब इसका मतलब क्या है? पहले तो श्रोडिंगर समीकरण लिख दी, ये तो मेरा बताने का मतलब था कि आपके पास एकल इलेक्ट्रॉनी परमाणु है यानी हाइड्रोजन एटम है, ये आपका नाभिक है और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? इसके चारों ओर v वेग से गति कर रहा है और एक कितनी त्रिज्या है? जितनी त्रिज्या में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वो कितनी है? स्मॉल r के बराबर, ठीक है। और इस पे चार्ज कितना है? प्लस ई, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स है, कौन सा बल लगेगा? ये प्लस है ये माइनस है, कौन सा बल लगेगा आपके पास? आपके पास बल लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, और इस फोर्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? के, अच्छा सपोज करना केवल एक जेडी वाला, एक जेड परमाणु क्रमांक वाला ये परमाणु है, ठीक है। जेड इक्वल टू 1 में मान लूंगा बाद में। जेड परमाणु क्रमांक वाला, जेड एटॉमिक नंबर वाला ये आपके पास परमाणु है। तो नाभिक का चार्ज कितना है? प्लस जेडी, और एक इलेक्ट्रॉन के चारों चक्कर लगा रहा है, और भी होंगे, केवल मैं इसकी बात कर रहा हूँ। उसकी त्रिज्या कितनी है? आर। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही लगेगा, है ना। और जो वी आर है पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस के या के जेड ई इंटू माइनस ई अपॉन आर, के Q1 Q2 अपॉन आर पोटेंशियल एनर्जी अपन कैलकुलेट करना जानते हैं। तो यहाँ से जो वी आर आएगा वो कितना आएगा? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, आएगा नहीं आएगा। और 4H एटम
हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से जो VR है वो कितना आ जाएगा आपका -KE² के बराबर, समीकरण नंबर 2। ये सिस्टम है किसी Z परमाणु क्रमांक वाले के लिए। तो वहाँ पे फोर्स है या फोर्स हटाओ, आप सीधा ये कैलकुलेट करो। काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है, कैसे होगी KQ1 + ZE, Q2 -E, इलेक्ट्रॉन का -E अपॉन R, दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -KZE²/R। ये क्या आएगा -KZE²/R। अब मुझे एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के लिए पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल का वैल्यू लिखना है, हाँ या ना। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं Z का मान 1 रख दूंगा, तो VR आ जाएगा -KE²/R। तो क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो क्या बन जाएगी ∇² psi r थीटा फाई प्लस 2m/h² E। माइनस VR है और VR का मान माइनस है, -KE²/R, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस KE²/R psi r थीटा फाई = 0। समीकरण नंबर 3। फिर इस यूनिट में आपके 2 ही टॉपिक और बचे हैं, 2 या 3, लेकिन जो टॉपिक बचे हुए हैं ना उनकी कैलकुलेशन इतनी है कि हर एक टॉपिक कम से कम 3 या 4 लेक्चर में होगा, कम से कम, ज़्यादा भी लग सकते हैं, और कैलकुलेशन बहुत है इनमें। 2-3 टॉपिक है शायद, है ना। तो ये है आपका आ गया। अब यहाँ गोलीय निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं, तो गोलीय निर्देश तंत्र में जो ∇² है वो एक आपका जो लाप्लासियन ऑपरेटर है उसकी वैल्यू क्या रहती है, पता है क्या आपको? ∇² की वैल्यू मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि ये एक बार पढ़ लेना कि जो ∇² है उसकी वैल्यू क्या होती है एक आपके गोलीय निर्देश तंत्र में। तो क्या होती है 1/r², ∇/∇r, r² ∇/∇r प्लस 1/r² sin थीटा, ∇/∇θ इंटू sin थीटा, ∇/∇θ प्लस 1/r² sin² थीटा, ∇2/∇φ2। याद है या नहीं है? अगर नहीं है तो मैंने बोला था आपको पहले ही पढ़ने के लिए। तो ये आपको अगर कंपटीशन में करना है तो कैसे करोगे फिर, यदि आप भूल जाओगे तो? कंपटीशन का मैं हर बार बता चुका हूँ, एक बार बता देता हूँ। MSc एंट्रेंस मतलब फिजिक्स के फील्ड में ही आगे जाने के लिए, SSC वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बैंक वगैरह में ऐसी क्वेश्चन नहीं आएगी, बैंक वगैरह में। तो ये है रेलवे वगैरह में, ठीक है। तो ये अपने ∇² की वैल्यू है किसमें, गोलीय निर्देश तंत्र में। तो ये क्या है समीकरण नंबर 4। अब चूंकि ∇² का मान ये आ गया तो क्या कर दूं, समीकरण 4 से ∇² का मान समीकरण 3 में रखने पर मेरे हिसाब से ये नोट्स आप स्वयं बनाओगे खुद से तो बेटर रहेगा। वैसे भी मैं, आप यदि पढ़े हुए हैं मेरे से क्लास में, तो मैं जो लंबे डेरिवेशन होते हैं उनको प्रेफर करता हूं कि साथ साथ में ही उनका डेरिवेशन करवाने के लिए, ठीक है। ∇² का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या बन जाएगी, समीकरण 4 से ∇² का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो, अब इसको हटा देता हूं क्योंकि इसको भी हटा देता हूं। अब जो कैलकुलेशन है बस बढ़ती ही जाएगी, है ना। ∇² का मान यहाँ पे रख दिया तो क्या होगा 1/r² ∇/∇r, r² ∇/∇r प्लस
1/r² साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 ओवर डेल फाई 2। ये आपका डेल स्क्वायर है। इस किस पे आरोपित हो रहा है? साई आर थीटा फाई पे आरोपित हो गया। ये वाली टर्म है ये, प्लस में ये भी तो है, प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर ई प्लस के ई स्क्वायर अपॉन आर साई आर थीटा फाई इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 5 समझ में आया? तो क्या किया, समीकरण 4 से जो डेल स्क्वायर है आपका लाप्लासियन ऑपरेटर है, भूलना नहीं है इसको, ठीक है? हाँ, मैं भी नहीं भूला इसको। तो समीकरण 4 से डेल स्क्वायर का मान किस में रखने पे? समीकरण 3 पे। उससे क्या होगा कि आपको समीकरण 5 आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है? अब देखिए दोबारा, आप खुद लिख के देखिए इसको। हाँ, तो ये आपकी समीकरण नंबर 5 आ गई। किस में? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपकी जो श्रोडिंगर समीकरण है ये आ गई, जहाँ साई आर थीटा फाई क्या है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका वेव फंक्शन है। अब समीकरण 5 में या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन जानते हैं जो आर थीटा फाई रहते हैं वो तीनों क्या रहते हैं? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रहती है, स्वतंत्र राशियां रहती है। अब इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज का क्या मतलब है यहाँ पे मतलब है कि आर थीटा फाई का मान एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा, does not depend on each other। मतलब यदि आप आर में चेंज करोगे तो थीटा और फाई में चेंज नहीं होगा। कितनी बार बता चुके हैं ये। जैसे एक्स वाई जेड की करते हैं, एक्स वाई जेड अपनी तीनों इंडिपेंडेंट है, तो एक्स में चेंज करेंगे तो वाई जेड में चेंज नहीं होगा, अगर वाई में करेंगे तो एक्स जेड में चेंज नहीं होगा, जेड में करेंगे तो एक्स वाई में नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार ये है। तो आर में कर दिया तो थीटा फाई बोला नहीं करेंगे, हम परिवर्तित नहीं होंगे। थीटा बोलेगा थीटा चेंज होगा तो तुम भी हो जाओ, नहीं आर फाई मना कर देंगे। फिर फाई बोलेगा तो आर थीटा मना कर देगा। तो आर थीटा फाई क्या है? तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इसी को आप फायदा उठाते हुए क्या कर रहे हैं? इसी का फायदा उठाते हुए अपन एक विधि का यूज कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, चरों की पृथक्करण विधि, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। उसकी सहायता से क्या कर रहे हैं? साई आर थीटा फाई को आर थीटा और फाई के रूप में अलग अलग लिख रहे हैं। तो आर थीटा फाई के रूप में अलग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आर का जो है वो आर आर और थीटा फाई का वाई थीटा। अब आप सोच रहे हैं ये क्या लिख दिया? यहाँ तो आर का तो लिख दिया कैपिटल आर आर, और थीटा फाई को एक साथ क्यों लिख दिया? इसको अपन सॉल्व करेंगे बाद में, जहाँ पे वाई थीटा फाई को मैं क्या लिखूंगा? एच थीटा फाई फाई। थीटा फाई को भी अलग करूंगा, एच और फाई मतलब थीटा और फाई के रूप में अलग अलग लिखूंगा फंक्शंस के रूप में, लेकिन वो लिखेंगे अपन बाद में, ठीक है? तो ये है समीकरण नंबर 6। अब क्या किया है? चरों की पृथक्करण विधि से साई आर थीटा फाई को आर थीटा और फाई के रूप में मैंने लिख दिया, जहां ये जो वाई थीटा फाई है ना, वो एक स्पेशल टर्म है जिसको बोलते हैं अपन स्फेरिकल हार्मोनिक, गोलीय हार्मोनिक बोलते हैं। इसकी स्पेशल टर्म है, नाम है इसका, वाई थीटा फाई को स्फेरिकल हार्मोनिक या गोलीय हार्मोनिक। तो आपको इसका एक्सप्रेशन भी पूछा जा सकता है, तो देखिए करते हैं धीरे धीरे और इसके एक्सप्रेशन पे आते हैं। तो समीकरण 6 से साई आर थीटा का मान समीकरण 5 में रखने पर जहां आर थीटा फाई क्या है? इंडिपेंडेंट है। अभी क्या कर रहा हूं मैं? थीटा और फाई एक साथ लिखे हैं, तो अभी क्या बोलूंगा मैं? आर
थीटा और फाई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। आर का मान चेंज होगा तो थीटा फाई का मान चेंज नहीं होगा, अगर थीटा फाई चेंज होगा तो आर का मान चेंज नहीं होगा, यानी आर कांस्टेंट होगा। आर चेंज होगा तो ये थीटा फाई क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब समीकरण 6 से समीकरण 5 में रखने पर तो क्या आएगा, देखो सेम वैल्यू आएगी 1/r² डेल ओवर। अच्छा, मैं यहीं पे अगर मैं थोड़ा सा कंजूसी कर जाऊं तो साई आर थीटा फाई को मैं यहीं पे लिख देता हूं, मेहनत क्यों करवाऊं मेरे से इतना। आर आर वाई थीटा फाई, और यहाँ पे भी साई आर थीटा फाई को क्या लिख दिया मैंने, आर आर वाई थीटा फाई इक्वल टू 0। और तो सेम रहेगा, केवल क्या कर दिया मैंने, साई आर थीटा फाई को ये वाली वैल्यू में लिख दिया। अब इसका काम हट गया अपना, हटा दो तो इसको, क्योंकि स्पेस चाहिएगा अपने को। अभी तो डेरिवेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखना, अब इसका अंदर की साइड अपन मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये जो ऑपरेटर है डेल स्क्वायर इस पर आरोपित होगा, होगा नहीं होगा। तो फिर अब ये देखना, आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में है ये वाला, अंदर की साइड जाएगा। देखो कि ये कैसे लिखा जाएगा, 1/r² डेल ओवर डेल आर, आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर, आर आर वाई थीटा फाई प्लस 1/r² साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल आर आर वाई थीटा फाई ओवर डेल थीटा प्लस 1/r² साइन थीटा डेल 2 यहाँ पे आया, साइलेंट हो गए सब, साइलेंट हो गए। ठीक है, साइलेंट हो गए, मतलब सॉरी, इसको लिख दिया मैंने, ये समझ में आया ना। क्योंकि यहाँ पे ये जो आरोपित होगा, यहाँ पे आरोपित होने के बाद और इसका ऐसे मल्टीप्लाई होकर ये वाला आरोपित होगा। क्वेश्चन काफ़ी करवा चुके हैं, अगर सेकंड ईयर के अगर ध्यान हो तो, अगर किसी ने रटा ना हो तो ये आपको ध्यान में होगा अच्छे से, आई होप। ठीक है, अब मैंने बोला आर का मान केवल आर पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे क्या होगा, आर आर कॉन्स्टेंट, सॉरी बाई थीटा फाई कॉन्स्टेंट होगा, आर आर कॉन्स्टेंट होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे फाई के रिस्पेक्ट में आर कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि मैंने थीटा और फाई को एक ही टर्म माना है। तो इसका क्या जवाब होगा कि इसमें से आर आर बाहर आ जाएगा, सॉरी बाई थीटा फाई बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, आर आर बाहर आ जाएगा, और इसमें से भी क्या बाहर आ जाएगा, आर आर बाहर आ जाएगा। तो आपकी इक्वेशन मिल जाएगी ये समीकरण नंबर 5। ठीक है, समीकरण नंबर 5 आपको प्राप्त हो चुकी है। अब समीकरण 5 में मैं एक काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आर और थीटा और फाई में एक एक अलग इक्वेशन चाहिए, तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, समीकरण 5 में आर आर वाई थीटा फाई का भाग देने पर, तो आर आर वाई थीटा फाई का भाग देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वाई थीटा फाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर आर बचेगा, यहाँ पे आर आर कैंसिल आउट होके वाई थीटा फाई बचेगा, यहाँ पे भी आर आर कैंसिल आउट होके वाई थीटा फाई बचेगा। तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, आर आर ऐसे वाई थीटा फाई कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा आपका, प्लस 1/r आर आर स्क्वायर साइन थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, सॉरी यहाँ बचेगा वाई थीटा फाई, और यहाँ बचेगा वाई थीटा फाई,
और यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, 1/y थीटा फाई 1/r² साइन स्क्वायर थीटा del 2 RR 1/y थीटा फाई r² साइन थीटा y थीटा फाई del 2/del फाई 2 y थीटा फाई। ये आ गया आपका। ठीक है, RR बच गया यहाँ पे y थीटा फाई बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया आपका दोबारा से y थीटा फाई। तो ये हो गई आपकी इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 6 आपको प्राप्त हो गई। अब इक्वेशन नंबर 6 प्राप्त हो गई, तो देखो मैं क्या काम कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ कि ये जो R वाली टर्म है इसको एक साथ लिख रहा हूँ, और जो ये वाली टर्म है ये वाली, अच्छा एक और कर रहा हूँ मैं। समीकरण 6 में R² का गुना करने पर, समीकरण 6 में क्या कर रहा हूँ मैं, R² का गुना कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ R² है, यहाँ R² है, यहाँ R² है, यहाँ पे नहीं है, तो इन तीनों में तो R² कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R² आपका आ जाएगा। तो देखो 1/del/del R R² del R/del R प्लस 1/y थीटा फाई 1/sin थीटा del/del थीटा sin थीटा del y थीटा फाई 1/del थीटा प्लस 1/y थीटा फाई 1/sin स्क्वायर थीटा del 2/y थीटा फाई del फाई 2 प्लस 2m/h कट स्क्वायर R² e प्लस ke² इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 7। तो ये आपको क्या मिल गई, समीकरण नंबर 7 यहाँ से प्राप्त हो चुकी है। अब समीकरण नंबर 7 यदि आपको प्राप्त हो गई है तो देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, समीकरण 7 को क्या लिख रहा हूँ कि 1/RR del/del R R² del R/del R प्लस 2m R²/h कट स्क्वायर e प्लस ke² इक्वल टू, इन दोनों को तो एक साथ लिख दिया और ये वाली टर्म को क्या भेज दिया, उधर की साइड भेज दिया। ठीक है, यहाँ देखना y थीटा फाई कॉमन आ रहा है, 1/y थीटा फाई कॉमन आ रहा है, y/थीटा फाई कॉमन आ रहा है, तो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, क्या होगा -1 इक्वल टू -1/y थीटा फाई 1/sin थीटा del/del थीटा sin थीटा del y थीटा फाई del थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा del 2y थीटा फाई del फाई 2 के बराबर समीकरण नंबर 8। तो आपको 6, 7, 8 समीकरण 8 तक आपको प्राप्त हो चुकी है। डेरिवेशन याद रख लेना, गोलीय निर्देशांकों में एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के लिए अपन श्रोडिंगर समीकरण का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्या आ गया, इसको क्या भेज दिया मैंने इधर की साइड, और ये वाली टर्म आपकी आ गई इक्वल में। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की अपन कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।